हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। तो जैसा कि 1 जनवरी है आज आज आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आपका ये नया साल बहुत अच्छा जाए, आपको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिले, है ना। आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ और हर जगह अपने घर परिवार, अपने टीचर्स का, सबका नाम रोशन करो। तो देखो, अपन एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। ऑफलाइन वाले सारे बच्चों, अब आपको इधर ही ध्यान देना है, और ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं उन सभी को इधर ही फोकस करना है। अपन कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में अल्कोहल फिनोल ईथर एंड हो जाए। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ईथर क्या होता है? ROR। ईथर क्या होता है? ROR। अगर मैं बात करूं जनरल ईथर की, तो ROR का मतलब ईथर है। ईथर में एक ऑक्सीजन जो होता है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है? 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और दोनों तरफ कोई ना कोई एल्किल समूह जुड़ा रह सकता है। आर का मतलब होता है एल्किल समूह। आर का क्या मीनिंग है? एल्किल समूह। अब यहाँ पे देखो, एक बहुत ही आसान सवाल एक बार तुम्हारे आरबीएससी बोर्ड में पूछा गया था। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो इसको अपन बोलेंगे सममित ईथर। क्या बोलेंगे? सममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। सममित क्यों बोलेंगे? तो देखो, इसके पीछे की कहानी यह है कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के ऊपर एक डब्बा बना लो, क्या इधर और उधर दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है? अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है या एल्किल ग्रुप सेम है, इसका मतलब वो कैसी ईथर है? सममित ईथर है। आरबीएससी में अगर अपन बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, ये पूछा गया था निम्न में से कौन सी ईथर असममित है। तो अपने को बस ये चेक करना था, अगर दोनों तरफ आर ग्रुप अलग अलग है तो कैसी ईथर है? असममित ईथर। दोनों तरफ आर ग्रुप सेम है तो सममित ईथर। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, CH2 CH3, इधर मैंने लगा दिया एथिल ग्रुप, इधर मैंने लगा दिया मैथिल ग्रुप। अब बताओ, इधर एक कार्बन और उधर 2 कार्बन, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? असममित ईथर। अपन ने नामकरण का जो टॉपिक है अल्कोहल फिनोल ईथर का पहले कर लिया था, तो अभी अपन सीधा ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं पे आएंगे, और ईथर में भी अपन पढ़ने वाले हैं एनिसोल। क्या पढ़ने वाले हैं? एनिसोल। तो बात है ना, ये ऊपर वाली सममित ईथर और ये वाली असममित। असममित को अपन बोलते हैं एसिमेट्रिकल, और सममित को बोलते हैं अपन सिमेट्रिकल ईथर। ध्यान रहेगी बात। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ईथर का एक और प्रकार। जैसे फॉर एग्जांपल अपने बेंजीन के ऊपर जब अपन क्या जोड़ देते हैं? OCH3। क्या जोड़ देते हैं? OCH3। तो इसको क्या बुलाते हैं अपन? एनिसोल। क्या बुलाते हैं? एनिसोल। क्या बुलाते हैं? एनिसोल बुलाते हैं। एनी बेंजीन के ऊपर OCH3 क्या बुलाएंगे अपन? उसको एनिसोल। क्या बुलाने वाले हैं? एनिसोल। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा एनिसोल की अनुनादी संरचना की। क्या मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन वर्ग संख्या 16 का तत्व है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्यतम कोश में 6 तो 2 कहां गए बंद बनाने में, और पीछे कितने बचे? 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। अरे डन है बात। अब अपन अनुनादी संरचना बनाना स्टार्ट करते हैं। लोन पेयर से डबल, और डबल से नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बोल लो, लोन पेयर बोल लो। तो जब अपन अगली अनुनादी संरचना बनाएंगे तो नोटिस करोगे आप, देखो ये इन 2 बॉन्ड के साथ अपने कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज आ जाएंगे। ये लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो गया? डबल में कन्वर्ट हो गया ना। ये लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो गया? डबल में। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। ये CH3 ऐसा का ऐसा है। पहले ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर थे? 2 लोन पेयर। अब कितने लोन पेयर बचेंगे? 1। अभी बात करते हैं ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 होने कितने चाहिए? है कितने? तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रहेगी बात, पॉजिटिव चार्ज। और ये डबल बॉन्ड जो था वो नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ पे चला गया। अब वापस नेगेटिव से डबल से नेगेटिव। तो तीसरी अनुनादी संरचना बना सकते हैं अपन। देखो OCH3 यहाँ पे डबल। अब अपन ने किसको छेड़ा था? अपन ने इस वाले नेगेटिव से बना दिया डबल, और ये डबल से बना दिया नेगेटिव, और ये डबल ऐसा का ऐसा आएगा। कोई कंफ्यूजन? चले अगली अनुनादी संरचना में। अरे अगली अनुनादी संरचना पे चले, तो इससे अपन एक और अनुनादी संरचना इधर बना देते हैं। नेगेटिव से डबल, डबल से नेगेटिव। तो इधर बना रहा हूं मैं OCH3, इतना डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऐसे कैसे? लोन पेयर से क्या बना दिया? डबल, डबल से क्या बना दिया? नेगेटिव। अरे कोई कंफ्यूजन? लास्ट में नेगेटिव से वापस क्या बना देंगे? डबल, डबल से लोन पेयर वापस। ठीक है, तो जो अगली अनुनादी संरचना बनेगी वो कैसी रहेगी? OCH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला डबल ऐसे कैसे? ये वाला डबल भी ऐसे आएगा, और ये नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो गया? डबल। अरे बात समझ आ रही है क्या? चेक करने का तरीका, चेक अपन ऐसे करेंगे, ये वाली और ये वाली एक दूसरे की उल्टी है। देखो इधर डबल इधर थे और इसमें डबल इधर है, इसका मतलब अपन ने जो अनुनादी संरचना बनाई वो एकदम सही है। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या जब मैंने एनिसोल की अनुनादी संरचनाएं बनाई, तो एनिसोल की जब मैंने अनुनादी संरचना बनाई तो मैंने यहाँ पे यह देखा कि नेगेटिव चार्ज एक बार तो किस पे आया?
ऑर्थो पे, फिर किस पे आया, पैरा पे, फिर किस पे आया, ऑर्थो पे। तो क्या नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे और पैरा पे आ रहा है? इसका मतलब बताओ, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस पे आक्रमण करेगा, आक्रमणकारी अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं। तो यहाँ पे जब कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैक करेगा तो वो ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की तलाश में या तो ऑर्थो उत्पाद बनाएगा या पैरा उत्पाद बनाएगा। बात समझ आ रही है? मतलब ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनाएगा। धन्यवाद इतनी। तो क्या मैं कह सकता हूँ एनिसोल की अनुवादी संरचना, देखो क्लोरोबेंजीन की अनुवादी संरचना, फिनोक्साइड आयन की अनुवादी संरचना, फिनोल की अनुवादी संरचना, एनिसोल की अनुवादी संरचना, इन सब में एक चीज कॉमन है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एनिसोल भी कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी की जगह किसी और का आना। अरे किसी की जगह किसी और का आना। तो जब अपन ने एनिसोल देखा तो एनिसोल में अपन ने ऑर्थो तथा पैरा पे जो हाइड्रोजन उपस्थित है उसको हटाया और वहां पे अपन ने इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या करा, वहां पे जोड़ा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अरे धन्यवाद। ठीक है, तो देखो एनिसोल भी कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। सबसे पहले अभिक्रिया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिनोल के अंदर भी हेलोजिनेशन पढ़ा था, अभी एनिसोल में भी हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं। तो जब अपन ने हेलोजनीकरण पढ़ा तो हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन का जुड़ना। अब अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, ये अपने एनिसोल की रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर OCH3 क्या बोलते हैं इसको अपन? एनिसोल। इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? Br2 किसकी उपस्थिति में? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जानते हो, दो कार्बन वाला अम्ल क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, जिसको कि तुम कॉमन नेम क्या बुलाते थे इसका? एसिटिक अम्ल। क्या बुलाते हैं इसको? एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम है इसका, इथेनोइक या एथेनोइक अम्ल। ध्यान रहेगी बात, ये भी पूछ लिया जाता है, बताओ कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एक नंबर के आधे नंबर के बहुत बेसिक क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड कई बार पूछ लेता है, तो अपने को आने चाहिए। तो अपने एनिसोल की अभिक्रिया करवाई, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन जोड़नी है। अब यहाँ पे हेलोजन कौन है? ब्रोमीन है। तो बताओ ब्रोमीन कहाँ कहाँ जुड़ेगी? क्या मैं कह सकता हूँ एक बार तो ऑर्थो पे और एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे? तो एक बार मैंने ऑर्थो पे जोड़ दी और एक बार कहाँ जोड़ दूंगा मैं? पैरा पे। अरे धन्यवाद। एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ये बातें लास्ट लेक्चर में भी अपन ने की थी, तो अपन आज थोड़ा सा स्पीड रखते हैं। तो एक बार तो देखो पैरा पे ब्रोमो जुड़ रखा है, पैरा ब्रोमो एनिसोल, एक बार ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ध्यान रहेगी बात। और पैरा उत्पाद कैसा होता है? मुख्य उत्पाद होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की त्रिविम प्रतिबाधा देखने को नहीं मिलती है। अगली अभिक्रिया क्या मैं कह सकता हूँ? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अपन ने हेलोएल्केन चैप्टर में भी पढ़ी थी। अरे पढ़ी थी ना। और मैंने कहा था बहुत सारी चीजें आने वाले चैप्टर्स में रिपीट होने वाली है। जितना टाइम अपने को हेलोएल्केन समझने में लगा, उससे कम टाइम अपने को एल्कोहल फिनोल ईथर समझने में लगा है। और अब मैं बात करूं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को, अपन और अच्छे से और इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, हेलोएल्केन, हेलोएरिन, एल्कोहल फिनोल और ईथर। एक और बात बता देता हूं, अगर अपने को अगर टाइम लगेगा तो सिर्फ एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने दिन में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होगा, उसके आधे से भी आधे दिन में मैं अमाइंस और बायोमोलिक्यूल दोनों करवा दूंगा। ठीक है, लास्ट के 2 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, अपन कोशिश करेंगे 10 दिन में दोनों चैप्टर खत्म करने की। और अपने को मेन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे फोकस करना है। जैसे कि अपन ने फर्स्ट बुक के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर था, है ना, काफी सारी चीजें उसमें अपन ने की थी। तो अभी अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। देखो मान के चलना कम से कम 8 से 9 नंबर के सवाल सिर्फ उस चैप्टर से आ जाते हैं कई बार, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर, जो कि अपन इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी अपन बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। सबको पता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की हो सकती है, या तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट असाइलीकरण। एल्किलीकरण में एल्किल समूह जुड़ता है, असाइलीकरण में असाइल समूह जुड़ता है। तो पहले अपन देख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? एनिसोल की अभिक्रिया, OCH3 अपना एनिसोल, इसकी अभिक्रिया अपन किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? CH3Cl। अरे CH3Cl को अपन क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। और साथ में कौन है? AlCl3। क्या कोई मेरे को बता सकता है AlCl3 कौन सा अम्ल है? अरे अम्ल बोल सकता हूँ इसको, क्या बुलाऊंगा? लुईस अम्ल। देखो लुईस अम्ल का बहुत ही फेमस एग्जांपल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3। तो देखो इनकी रिएक्शन की बात करते हैं। AlCl3 एक लुईस अम्ल है, AlCl3 क्या है? लुईस अम्ल। इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवाएंगे? CH3Cl से। और मैंने तुमको सिखाया था लुईस अम्ल का एक इंपॉर्टेंट काम है हेलोजन को ले जाना। ये हेलोजन को अपने साथ ले जाएगा तो क्या बनाएगा?
AlCl4 और तुमको भी पता है इधर बॉन्ड Cl के ऊपर, इधर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगी। तो क्लोरीन ने जब AlCl3 क्लोरीन को ले गया तो उसने क्या बनाया, AlCl4 और पीछे क्या बन गया, CH3 और जिस स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्या बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के लिए दो कंडीशन है, या तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश होना चाहिए या उसके पास रिक्त कक्षक होना चाहिए। क्या रिक्त कक्षक क्यों, अगर इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो खाली कक्षक होने चाहिए ना। अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉन को बुलाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन कहेगा मेरे को रखोगे कहां, तो अपन कहेंगे हम आपको कक्षक में रखेंगे। क्या कक्षक खाली है, अपन कहेंगे हाँ खाली है, तो इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी आके बंद बनाए, मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के लिए दो कंडीशन, या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या रिक्त कक्षक होनी चाहिए, ध्यान रहेगी बात। तो ये CH3 पॉजिटिव बन गया अपने, CH3+ एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बताओ कहां कहां भेज सकते हैं इसको अपन, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो एक बार अपन ने इसको भेजा ऑर्थो पे और एक बार भेजा पैरा पे। देखो इसकी बात करें, अपने को पता है बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। तो एक बार तो देखो 1 2 इधर से नंबरिंग अपन की 2 पे कौन सा ग्रुप है, CH3 को मैथ बोलेंगे और ऑक्सी को, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सी बोलेंगे, तो नाम बन गया मिथॉक्सी। तो 2 मिथॉक्सी टॉल्यूइन और इधर 4 मिथॉक्सी टॉल्यूइन, ध्यान रहेगी बात। इधर 2 मिथॉक्सी टॉल्यूइन, इधर 4 मिथॉक्सी टॉल्यूइन। यहाँ पे CH3Cl और AlCl3 की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन बनता है, CH3 पॉजिटिव। एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे, और CH3Cl की AlCl3 से रिएक्शन करवाई तो एक तो बन गया AlCl4 नेगेटिव। तुम ऐसे सोचो ना, देखो AlCl3 की बात करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की, AlCl3 है ना, ये एल्यूमिनियम कौन से वर्ग का तत्व है, वर्ग संख्या 13 का। बोरोन फैमिली, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, गैलियम के नीचे एंडियम, एंडियम के नीचे थेलियम, वर्ग संख्या 13 बोरोन फैमिली। और वर्ग संख्या 13 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो जब तक 3 बंद बना रहा था कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही ये क्लोरीन को लेके आ गया तो क्या बन गया, AlCl4। जैसे ही 4 बंद बनाएगा तो माइनस, तो AlCl4 नेगेटिव, अरे कह सकता हूं। और CH3 क्या बन गया, पॉजिटिव। लॉजिक समझ आया इसके पीछे का, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन देखने को मिली, CH3 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। और अपने को पॉजिटिव स्पीशीज से काम है, क्योंकि पॉजिटिव स्पीशीज अपने पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो एक बार ऑर्थो पे, एक बार तो ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ध्यान रहेगी बात। अरे ध्यान रहेगी क्या बात। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें किस कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है। यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या मैं इसको फ्रीडल क्राफ्ट मैथिलीकरण भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैथिल ग्रुप जुड़ रहा है। अरे एल्किल में भी कौन सा एल्किल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप। तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट मैथिलीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें मैथिल समूह ऐड हो रहा है। और एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे, कोई कंफ्यूजन किसी को, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्या आपको पता है असाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्डो को अपन क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप, ठीक है। RC डबल बॉन्डो को अपन असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का मतलब है, एसाइलेशन का मतलब है एसाइल समूह का जुड़ना। एसाइल ग्रुप होता है अपना RC डबल बॉन्डो। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं कह सकता हूं अगर R की जगह मैं CH3 लगा दूं, R की जगह क्या लगा दूं, CH3, तो इसको मैं असाइल ना बुला के क्या बुलाऊंगा, देखो ऊपर वाले को अपन बोलते हैं असाइल, नीचे वाले को बोलते हैं एसिटाइल, ध्यान रहेगी बात। और एसिड वर्ड तुमको भी पता है, जहां पे CH3C डबल बॉन्ड आ जाता है उसको वहां पे अपन एसिड वर्ड कॉमन नेम में यूज में लेते ही है ना। फिर से सुन लो, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 में क्या ये CH3C डबल बॉन्ड आ रहा है, अरे आ रहा है ना, इसलिए इसको अपन क्या बुलाते हैं, एसीटोन। क्या बुलाते हैं, एसिड वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो ग्रुप है ना इसको एसिड ग्रुप बोलते हैं, तो एसाइल या एसिटाइल। तो अभी अपन ने क्या किया, देखो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में एनिसोल की अभिक्रिया करवा दी। अभिक्रिया देखना जल्दी से, ये मेरे पास क्या है, क्या है, एनिसोल। एनिसोल की अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड हो Cl और साथ में अपना AlCl3। AlCl3 लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं। बहुत बढ़िया। तो अपन ने CH3C डबल बॉन्ड और Cl की रिएक्शन करवा दी, किसके साथ में, AlCl3 के साथ में। और लुईस एसिड का क्या काम है, हेलोजन को ले जाना। AlCl3 हेलोजन ले गया तो AlCl4 क्या बन गया, नेगेटिव। और पीछे पॉजिटिव किस पे आएगा, जहां से बॉन्ड टूटा इस कार्बन पे, CH3C डबल बॉन्ड हो, और पॉजिटिव चीज बनी जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स में एक बार कहां जाएगी, ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। और तुमको पता होगा एसिटोफिनोन अपन किसको कहते हैं, पता है, बेंजीन के ऊपर जब C डबल बॉन्ड हो CH3 लग जाता है तो इसको अपन क्या बुलाते हैं, एसिटोफिनोन। क्या बुलाते हैं, एसिटोफिनोन।
ये ग्रुप एसिड को बताता ना, एसिड को क्या बोलते हैं इसको, एसिड, और पूरे कंपाउंड को बोलेंगे एसिटोफिनॉन। तो देखो एक बार तो 2 पे मेथॉक्सी ग्रुप लग रखा है, 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, और एक बार 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन और 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन। बात समझ आ रही है? एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे। क्या मैं इस अभिक्रिया को फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलीकरण बोल सकता हूं? कि हाँ सर बोल सकते हो। क्या मैं इस अभिक्रिया को फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण बोल सकता हूं? हाँ ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे असाइल में कौन सा असाइल, यहाँ पे एसिटिल ग्रुप ऐड हुआ है। अरे आर सी डबल बॉन्ड ओ को आर सी डबल बॉन्ड ओ का जुड़ना असाइलेशन, और आर की जगह अगर मैंने CH3 लिख दिया तो उसको क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन। असाइलेशन एंड एसिटाइलेशन। कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे कोई कंफ्यूजन? ध्यान रखना पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है। अब अपन देख रहे हैं फिर से इन दोनों अभिक्रिया को एक साथ लिख देते हैं। एनिसोल की अभिक्रिया एक बार तो अपन ने करवाई CH3Cl और LCl3, AlCl3 क्लोरीन लग गया CH3 पे पॉजिटिव, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। पैरा उत्पाद अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। CH3C डबल बॉन्ड Cl की LCl3 के साथ करवाई तो LCl3 किसको ले गया, क्लोरीन को, तो LCl4 नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। और पैरा उत्पाद क्या होता है, अपना मुख्य उत्पाद होता है। कोई कंफ्यूजन? अगली अभिक्रिया सुनना, नाइट्रेशन नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन में अपने को भी पता है नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2 पॉजिटिव है ना। नाइट्रो ग्रुप का एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो यहाँ पे अपन किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। जब हम सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे NO2 प्लस ग्रुप ऐड होता है और एक बार पैरा पोजीशन पे NO। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन, NO2 प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन था, CH3 प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन था, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। ध्यान रहेगी बात? ठीक है। तो जब अपन ने कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो NO2 ग्रुप एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे आया, और पैरा प्रोडक्ट अपना मुख्य उत्पाद है। ध्यान रहेगी बात इतनी? अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? 3 अभिक्रिया जो कि अपन ने यहाँ पे डिस्कस की। नंबर 1 कौन सी रिएक्शन अपन ने, एनिसोल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, ब्रोमीन विद इथेनोइक एसिड। ब्रोमीन की एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया, तो एक बार ब्रोमीन जुड़ा ऑर्थो पर, एक बार जुड़ा पैरा पे। फिर अपन ने अभिक्रिया पढ़ी फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की, फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फिडल क्राफ्ट असाइलीकरण। फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में अपन ने एल्किल समूह जोड़ा कहां पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। और फिडल क्राफ्ट असाइलीकरण में अपन ने असाइल समूह जोड़ा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे। असाइल को अपन एसिटाइल भी बोल सकते हैं, जब आर की जगह क्या लगाओ, CH3 ग्रुप लगाओ। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलें आगे। अब अपन बात कर रहे हैं ईथर के बारे में, और ईथर के निर्माण, अथवा सबको पता है निर्माण का एक और नाम एनसीईआरटी क्या देती है, विरचन। इसको अपन बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के निर्माण की विरचन की विधियां, फिर अपन पढ़ने वाले हैं ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, और यहाँ पे अपना एक चैप्टर एंड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथर के निर्माण की विधियां। देखो सुनते जाना है कि यहाँ पे अपन ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर में क्या लिखा है। जैसे तुम लोगों को एक आइडिया दे देता हूं कि जैसे CH3OH, जिसको अपन क्या बुलाते थे, जल्दी बोलो, मेथेनॉल। अरे मीथेनॉल, मैथेनॉल, इसको बोलते थे ना मैथेनॉल। अब मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, क्योंकि अपने को पता है फिनॉल का अम्लीय, इसका एल्कोहल का भी अम्लीय नेचर होता है, तो हाइड्रोजन निकाला तो CH3O- को अपन क्या बोलेंगे, मेथॉक्साइड। क्या बोलेंगे, मेथॉक्साइड। जब भी अपन किसी स्पीशीज से हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। जैसे फिनॉल से अपन ने बनाया था फिनॉक्साइड हाइड्रोजन निकालने पे, मिथेनॉल से क्या बना देंगे, मिथॉक्साइड। एथेनॉल से क्या बना देंगे, एथॉक्साइड। प्रोपेनॉल से क्या बना देंगे, प्रोपेन ऑक्साइड। अरे समझ आ रही बात? तो ये अपना मिथॉक्साइड। अब यहाँ पे अगर सोडियम आके जुड़ गया तो अपने को पता, अपन धनायन का नाम पहले लिखते हैं, तो नाम हो गया सोडियम मिथॉक्साइड। क्या नाम हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड। कोई कंफ्यूजन? तो ये अपना सोडियम मिथॉक्साइड, इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ। और कौन सा एल्किल हैलाइड है, CH3Br, है ना। CH3Br मैथिल ब्रोमाइड, किसकी उपस्थिति में, मैथिल ब्रोमाइड की उपस्थिति में, और साथ में SN2। क्या ये अभिक्रिया मैंने तुमको पहले ही समझा रखी है। जो बच्चे रेगुलर नोट्स पढ़ रहे हैं, रिवीजन टाइम से कर रहे हैं, उनको शायद ये अभिक्रिया याद आ गई होगी कि हाँ सर ये आपने अभिक्रिया हमको SN2 अभिक्रिया की जब क्रियाविधि समझाई थी, उसके बाद अपने 10, 11, 12 अभिक्रिया लिखवाई थी, उसमें से ये एक अभिक्रिया हमको देखने को मिली थी वहां पे। नहीं भी याद आ रहा, वापिस से देख लो, बता देता हूं एक बार। CH3O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इसको अपन बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं CH3 मैथिल ब्रोमाइड के साथ में। ठीक है। अब SN2 क्रियाविधि सबको पता है, SN2 क्रियाविधि कितने पदों में होती है, एक पद में होती है। इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, जो नाभिक नहीं होता है पीछे से अटैक करता है, इस वजह से विन्यास का प्रतिपन्न होता है। मैथिल हैलाइड सबसे जल्दी SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं, 1 डिग्री उससे कम दर्शाते हैं, 2 डिग्री और कम दर्शाते हैं, और 3 डिग्री तो दर्शाते ही नहीं है। ये सारी बातें अपन करके आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अपने को पहचानना है। चलो फिर से एक और सवाल मेरा, कि जो अपने हैलाइड होते हैं, है ना, मैथिल, ये जो अपने हेलो एल्केन होते हैं, ये कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, नाभिक नहीं
प्रतिस्थापन, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन, नाभिक्स नहीं आएगा, किसी को प्रतिस्थापित करेगा और खुद उसकी जगह लग जाएगा। अरे नाम से समझ आना चाहिए, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन का मतलब है नाभिक्स नहीं आएगा और प्रतिस्थापित करके किसी को प्रतिस्थापित कर देगा। अब यहाँ पे देखो नाभिक्स नहीं कौन है, जिस नेगेटिव स्पीशीज, क्या मैं कह सकता हूँ OCH3 मेथॉक्साइड मेरा नाभिक्स नहीं है यहाँ पे, तो मेथॉक्साइड यहाँ पे आक्रमण करेगा और Br धीरे, अब देखो मैं तो सिंपल सी बात समझाता हूँ, Br जैसे जैसे बॉन्ड तोड़ेगा OCH3 वैसे वैसे बॉन्ड जो बनाएगा। एक कहानी याद आती है जो मैंने समझाई थी, दो तरह के इंसान होते हैं जिंदगी में, एक होते हैं जो डायरेक्ट तोड़ लेते हैं फिर पहले कहते थे सब खत्म है, और एक होते हैं जो धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ते हैं और दूसरी जगह धीरे धीरे बॉन्ड बनाते हैं ना, ऐसे बहुत खतरनाक लोग होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। तो ध्यान दो, इधर अपने टॉपिक पे आते हैं, बैक टू द टॉपिक। CH3O- अपना मिथॉक्साइड है, मिथॉक्साइड जैसे जैसे CH3 से बॉन्ड बनाएगा वैसे वैसे ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे होगा ब्रेकेज और यहाँ पे होगी फॉर्मेशन। ये जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा वैसे वैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इसी को अपन संक्रमण अवस्था बुलाते थे, याद हो तो। पीछे से अटैक करता था नाभिक्स नहीं, विन्यास का प्रतिपन, ठीक है ना, वो सारी बातें अपने बहुत डिटेल में पढ़ रखी है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे अपन, CH3O इस CH3 से बॉन्ड बना लेगा, तो क्या CH3 और CH3 बन गया, और अरे ईथर बन गया क्या, कौन सी ईथर बनी अपने, सम्मित ईथर, कौन सी ईथर बनी, सम्मित ईथर। तो अपन ने ईथर बना दिया, पीछे जो NaBr बना उसको बाहर निकाल दो, NaBr बन गया, ठीक है। क्रियाविधि की बात करते हैं, जो मैंने बोला वो क्रियाविधि ही थी कि CH3O- Na+, इसमें CH3O- किसकी तरह बिहेव करेगा, नाभिक स्नेह की तरह बिहेव करेगा, और जितने भी अपने एल्केल हैलाइड होते हैं, यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड है, तो मेथिल ब्रोमाइड जो है वो जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो CH3O- ने एज ए नाभिक स्नेह अटैक किया और इसने CH3Br को प्रतिस्थापित कर दिया। अरे पहले वाले को निकाल दिया, इससे बॉन्ड बना लिया, तो CH3 और CH3 बन गई इधर, और साथ में Na और Br ने क्या बना लिया, NaBr, ठीक है। अब ये जो बात अपन ने पढ़ी ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो नेम रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तुम्हारे RBSC बोर्ड की बात करें, अपन CBSE बोर्ड की बात करें, बहुत बार नेम रिएक्शन देके चीजें पूछ ली जाती है। अपन ने कौन कौन से नेम रिएक्शन पढ़ लिए, अगर अपन लास्ट क्लास की बात करें तो अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट दो नेम रिएक्शन डिस्कस की थी, एक का नाम था राइमर-टेमान और एक का था कॉल्बे अभिक्रिया। आज अपने पास एक और नेम रिएक्शन आ चुकी है जिसका नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण नाम में छुपा है, किसका निर्माण करना है, ईथर का निर्माण करना है। और विलियमसन ईथर संश्लेषण कौन सी क्रियाविधि से संपन्न होती है, SN2 क्रियाविधि से संपन्न होती है, और SN2 क्रियाविधि अपन ने हेलोएल्केन चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी, अरे पढ़ी थी ना, ठीक है। तो बात करते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण की, SN2 क्रियाविधि से होता है। एक तो क्या होगा, एल्किल हैलाइड, अरे ये रहा ना, कौन, एल्किल हैलाइड। एक अपन क्या काम में लेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड, क्या काम में लेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड, सॉरी सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। अरे मतलब यहाँ पे अपन R ग्रुप ले रहे हैं, कौन सा ग्रुप ले रहे हैं, R ग्रुप ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको मैं क्या बोलूंगा, Na का मतलब सोडियम, अरे Na का मतलब सोडियम, R को अपन एल्केन बोलते हैं, R को क्या बोलते हैं, एल्केन। तो एल्केन का मैंने ले लिया एल्क, और ऑक्सीजन का क्या ले लिया, ऑक्सी, है ना। और क्योंकि ओपन नेगेटिव है तो उसको ऑक्सीजन ना बुला के क्या बुलाएंगे, ऑक्साइड, तो अपन बोलेंगे इसको सोडियम एल्कोक्साइड। बात समझ आ रही है। तो अपन ने सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, एल्किल हैलाइड के साथ में, और क्या बनाया, ईथर बनाया। अब इस अभिक्रिया को पढ़ने का तरीका सुनो, इसमें अपन क्या क्या करने वाले हैं, NaOH के क्रिस्टल थे। अगर आप लेबोरेटरी में कभी गलती से चले गए हो, है ना, या आप जाते रहते हो, तो आपने जरूर देखा होगा NaOH के वहां पे क्रिस्टल होते हैं। NaOH के क्रिस्टल छोटे छोटे से, NaOH के छोटे छोटे से क्रिस्टल रहते हैं, उन क्रिस्टल को मैंने किसमें डाल दिया, पानी में, तो क्या कह सकता हूँ, NaOH का जलीय विलयन बन गया। अरे NaOH को किसमें उठा के डाल दिया, पानी में, तो NaOH का जलीय विलयन बन गया, NaOH इन वाटर, तो NaOH का जलीय विलयन बन गया। अब इस NaOH AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH का जलीय विलयन। इसकी अभिक्रिया में किसके साथ करवा रहा हूं, ROH के साथ में। ROH क्या होता है, एल्कोहल, अरे देखते जाना, ये अपना ROH मतलब एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा हूं, NaOH एक्वस, जलीय NaOH। और जलीय NaOH में तुमको पता है दो कंपोनेंट होते हैं, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, धन्यवाद। और एल्कोहल जो होता है वो अपना एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर जब जब वो शो करता है तो अपने अंदर से क्या निकाल देता है, H पॉजिटिव, तो इसने H पॉजिटिव निकाला, पीछे क्या बचा, O नेगेटिव। अब बताओ O नेगेटिव और Na आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बनेगा, RO माइनस और Na प्लस, बन गया क्या, सोडियम एल्कोक्साइड। Na प्लस मतलब सोडियम, R मतलब एल्क, O माइनस मतलब ऑक्साइड, पूरे को अपन बुलाएंगे सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। और साथ में H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। अरे ये वही अभिक्रिया है जो अपन फिनॉल की नहीं करवाते थे NaOH के साथ में,
फिनॉल की जब अपन NaOH के साथ करवाते थे तो बनता था ना सोडियम फिनोक्साइड और साथ में वाटर वेपर। वाटर का निकलना इस बात को इंडिकेट करता है कि फिनॉल ने अपने अंदर से H प्लस निकाला है, और H प्लस जो निकालता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। रिएक्शन कनेक्ट होनी चाहिए। जब भी अपन कोई रिएक्शन पढ़े तो सोचो कि क्या इसके जैसी कोई अभिक्रिया हमने कहीं पढ़ी है। तो अपन ने ये देखा था फिनॉल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली दो अभिक्रियाएं। अरे डन बात। तो अपने पास अपन ने बना लिया, एक तो बना लिया सोडियम एल्कोक्साइड और साथ में वाटर। अपने काम की चीज क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या काम की चीज है? सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पे देखो एक और बात करते हैं अपन SN2 की। वैसे तो अपन ये बात करके आ चुके हैं हेलोजन हेलोजन में, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एल्किल हैलाइड कौन कौन से एल्किल हैलाइड है जो कि SN2 अभिक्रिया दर्शाएंगे? मेथिल हैलाइड सब लोग जानते हो। मेथिल हैलाइड का फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं, CH3H। इसको क्या बोलेंगे? मेथिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड क्या SN2 देंगे? 100% देंगे। और क्या सबसे ज्यादा देंगे? हाँ, क्योंकि मेथिल हैलाइड में छोटे छोटे से ग्रुप जुड़ रखे हैं। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है? छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आने वाला नाभिक नहीं जो होगा, अरे आने वाला नाभिक ने इजीली अटैक करेगा, है ना? बात समझ आ रही है? तो ये मेथिल हैलाइड। तो मेथिल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं। अगली बात करते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होता है? CH3CH2X। CH3CH2X। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन आगे एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। डन बात। अब बात करते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3, ये कार्बन, फिर इसके नीचे एक CH3, फिर इसके पास एक हाइड्रोजन और हेलोजन। ये है अपना 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन आगे दो कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको अपन बोलेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। डन बात। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से बॉन्डेड है। अब तो समझदार हो गए तुम लोग बहुत, है ना? अब तो छोटी छोटी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना मेथिल हैलाइड, ये अपना 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये अपना 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये अपना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बहुत बढ़िया। तो देखो एक और बात सुन लो, एराइल हैलाइड क्या होते हैं? ये अपने बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया अपन ने? हेलोजन। इसको क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड, या इसका एक और नाम हेलो एरिन। अरे चैप्टर पढ़ा था हेलो एल्केन हेलो एरिन, तो वो हेलो एरिन ये होता है। हेलो एरिन बोल लो या एराइल हैलाइड बोल लो। तो कौन कौन है जो SN2 नहीं देते हैं? तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2, और एलाइल हैलाइड और हेलो एरिन भी SN2 नहीं देंगे। समझ आई बात? जबकि मिथाइल हैलाइड सबसे जबरदस्त तरीके से देंगे, उससे कम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड देंगे और उससे कम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड देंगे। धन्यवाद। ठीक है, आगे देखो। तो क्या मैं कह सकता हूं? और एक और बात सोचो, देखो विलियमसन ईथर संश्लेषण कौन सी क्रियाविधि से? SN2 क्रियाविधि से। ये अपना MCQ वाला क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूं कि विलियमसन ईथर संश्लेषण कौन सी क्रियाविधि से? SN2 क्रियाविधि से। SN2 का पूरा नाम द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या मैं कह सकता हूं कि मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से ईथर नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से ईथर इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 अभिक्रिया नहीं देते हैं। और जो अभी अपन पढ़ रहे हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण, वो SN2 क्रियाविधि से संपन्न होता है। अरे धन्यवाद। ठीक है, और क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं मैं एरियल हैलाइड से भी ईथर नहीं बना सकता? क्योंकि विलियमसन ईथर संश्लेषण SN2 क्रियाविधि से होता है, अतः एरियल हैलाइड से भी मैं ईथर नहीं बना सकता। अपन ने पढ़ा भी था एरियल हैलाइड तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं। एक बोर्ड में बहुत ही आया हुआ कई बार रिपीटेड सवाल है कि एरियल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति क्यों कम क्रियाशील होते हैं, समझाइए। जहां पे अपन ने कुछ पॉइंट पढ़े थे, अनुनाद प्रभाव, कार्बन परमाणु के संग्रहण में अंतर, उसके बाद मैंने कहा कि था एक और पॉइंट पढ़ा था फेनिल दानायन का अस्थायित्व। ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अपने को वहां पे लिखने होते हैं। ठीक है, अरे धन्यवाद। तो यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड त्रिविम प्रतिबाधा के कारण SN2 रिएक्शन नहीं देता। त्रिविम प्रतिबाधा समझ गए ना? क्योंकि SN2 अभिक्रिया में आने वाला नाभिक नहीं पीछे से आक्रमण करता है, और जब वो पीछे से आएगा तो उसको वहां पे भीड़भाड़ क्या मिलनी चाहिए? कम। भीड़भाड़ कम मिलनी चाहिए। अगर वहां पे ज्यादा मिली, त्रिविम प्रतिबाधा हुई, तो SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड त्रिविम प्रतिबाधा के कारण SN2 रिएक्शन नहीं देता। जबकि हेलो एरिन, जिसको कि अपन एरियल हैलाइड बोलते हैं, ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देता क्योंकि इसके 3 प्रभाव है। अभी अभी मैंने बोला ही था जस्ट 2 मिनट पहले। पहला अनुनाद प्रभाव, दूसरा CH सावन में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, और तीसरा फेनिल दानायन का अस्थायित्व। अरे जैसे कि अपन लोगों को पता ही है कि मेथिल हैलाइड की बात करते हैं। मेथिल हैलाइड में कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसका संकरण क्या है? sp3। और यही मैं बात करूं कि
एराइल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन का संकरण sp2। तो ये एक मेजर पॉइंट है। sp2 की विद्युत ऋणात्मकता sp3 से क्या होती है, ज्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो ये क्या करेगा, कार्बन हेलोजन के परमाणु, हेलोजन परमाणु से बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना मुश्किल है। समझ आ रही है बात ये, ठीक है। तो लिख भी रखा अपन ने, एरियल हैलाइड में अनुनाद के कारण हेलोजन तथा कार्बन के मध्य। एक और बात है, देखो अनुनाद प्रभाव की वजह से अपन ने पढ़ा था ना, अनुनाद की वजह से यहाँ पे कौन से बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे ना यहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो एरियल हैलाइड में अनुनाद के कारण हेलोजन तथा कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध पाया जाता है, जिससे तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है। अतः वहां बंध सामर्थ्य भी कैसा होगा, अधिक होगा। सबको पता है ना, तीन बंध को तोड़ना मुश्किल, डबल को तोड़ना आसान, सिंगल को तोड़ना और आसान, ठीक है। तो यही बात लिख रखी है अपन ने। अतः देखो क्या है, वापस सुना, एरियल हैलाइड में अनुनाद के कारण हेलोजन तथा कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध पाया जाता है। बताइए, अनुनाद की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, जिससे तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है। तोड़ना कठिन होगा तो बंध सामर्थ्य भी कैसा होगा, अधिक होगा। अरे जिसको तोड़ना कठिन है उसका सामर्थ्य ज्यादा है ना, जिसका सामर्थ्य ज्यादा होता है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसका मतलब है कोई टूट रहा है, इसका मतलब है वो कैसा है, कमजोर है, ठीक है। अतः SN2 रिएक्शन नहीं देगा, अतः इधर नहीं बनाएगा। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म की। RX मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड, इसकी अभी क्या करवा रहा हूं, R-O- है, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये R क्या क्या हो सकता है, ये मैथिल हो सकता है, 1 डिग्री एल्किल हो सकता है, 2 डिग्री एल्किल हो सकता है। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं हो सकता, फेनिल भी नहीं हो सकता। डन है बात। इसकी रिएक्शन अब अपने को पता है, देखो कि RO- एज ए नाभिक नहीं अटैक करेगा और इस R से बॉन्ड बना देगा, हेलोजन निकल जाएगा। तो R-OR ईथर बन गई और NX निकल गया। मैकेनिज्म की बात करते हैं, R-O- Na+। यहाँ पे RO- कैसा है चलो इधर देख लो एक बार R-O- Na+, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया मैं किससे करवा रहा हूं, एल्किल हैलाइड के साथ में। किसके साथ करवा रहा हूं, एल्किल हैलाइड। क्या मैं कह सकता हूं हेलोजन और कार्बन के मध्य विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, किससे, कार्बन से। हेलोजन पे आंशिक, कार्बन पे आंशिक। अब बताओ ये जो RO- है नाभिक नहीं, ये किसको, किसके पास जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव वाले के पास या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये जाके इस R पे अटैक करेगा। ये जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा ये वाला बॉन्ड वैसे वैसे टूटेगा। ये ब्रेकेज और इधर फॉर्मेशन। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हेलोजन चला जाएगा और ये RO- इस R के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बना, R-OR। अरे बन गई ना इधर, और सब पीछे कौन बचा, Na और X। अरे कुछ ना कुछ तो होता ही है अंत में। तो यहाँ पे सोडियम हैलाइड बन गया। समझ आ रही है बात, इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आर ग्रुप की। आर ग्रुप कैसा होना चाहिए, तुम खुद सोचो। अगर SN2 क्रियाविधि हो रही है, कौन सी क्रियाविधि हो रही है, SN2 क्रियाविधि हो रही है, तो आर ग्रुप कैसा होना चाहिए, छोटा एल्किल समूह होना चाहिए, है ना। और छोटा, सबसे छोटा एल्किल समूह कौन सा होता है, सबसे छोटा एल्किल समूह एक कार्बन वाला, जिसको कि अपन मैथिल बोलते हैं, ठीक है। अब अपने पास दो एल्किल समूह, मैथिल और एथिल। दर किस में ज्यादा होगी, मैथिल में। अरे अभिक्रिया कहां पे ज्यादा होगी, मैथिल में अभिक्रिया ज्यादा होगी, किससे, एथिल से। तो यह है मैथिल हैलाइड और यह है एथिल हैलाइड। इसको अपन मैथिल हैलाइड और इसको अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ही एथिल हैलाइड होता है अपने। और क्योंकि यहाँ पे त्रिविम प्रतिबाधा क्या है, कम, तो इसकी दर क्या होगी, ज्यादा। समझ आ गई बात, बहुत बढ़िया। चले अगली रिएक्शन पे। अब अपने पास एक दे रखा है सोडियम फेनोक्साइड। क्या दे रखा है, सोडियम फेनोक्साइड। सोडियम फेनो, देखो सोडियम Na पॉजिटिव, फेनोक्साइड ऑक्सीजन, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर नेगेटिव, बन गया सोडियम फेनोक्साइड। सोडियम फेनोक्साइड की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड के साथ में, CH3Br के साथ में। नाभिक नहीं पहचानो, यहाँ कौन है, फेनोक्साइड। अरे नाभिक नहीं कौन है, फेनोक्साइड। तो ये जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा ये वाला बॉन्ड वैसे वैसे टूटेगा। एक पॉइंट आएगा जब बेंजीन के ऊपर वो CH3 जुड़ जाएगा। अरे इस फेनोक्साइड ने उस CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया और बेंजीन के ऊपर वो CH3, उसको अपन क्या बुलाते हैं, एनिसोल। क्या बुलाते हैं, तो क्या एनिसोल बना सकते हैं अपन, कैसे बना सकते हैं, जब मैं सोडियम फेनोक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम फेनोक्साइड की अभिक्रिया CH3Br के साथ में या मैथिल ब्रोमाइड के साथ में करवाता हूं तो मैं एनिसोल बना सकता हूं। कौन सी क्रियाविधि, SN2, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ऑर्गेनिक में अगर आपको बहुत अभिक्रियाओं के प्रकार आते हैं ना, ये पता है कौन अटैक कर रहा है, ठीक है ना, और वो अभिक्रिया किस क्रियाविधि से हो रही है, तो प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। धन्यवाद इतनी। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें, चलें आगे।
अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है तुम लोगों से, क्या ये अभिक्रिया जो मैंने काटी है सच में गलत है या सही थी? इसको जान दो, ऐसे ही काट दिया मैंने। इस अभिक्रिया को एक बार ध्यान से देखो, इस पे आपको क्या नजर आ रहा है? इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो, अभिक्रिया को देखना है ना, अभिक्रिया को ध्यान से देखो सारे बच्चे। क्या ये अभिक्रिया सच में गलत है या मैंने ऐसे ही काट दी? गलत है जब काटी है ना? तो बताओ कैसे गलत है? देखो होता क्या है, एक बार कुछ वो लोग ऐसे कह देते हैं कि सर ये अपन बी आर को हटा के इस OCH2 के ऊपर डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना, क्या गलत है? पर हाँ, अभी अभी अपन ने पढ़ा एरिल एलाइड जो होते हैं, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एक प्रकार का कैसा एलाइड है? अरे ब्रोमोबेंजीन एक प्रकार का कौन सा एलाइड है? एराइल एलाइड है। और एराइल एलाइड जो होते हैं वो SN2 अभिक्रिया इतनी आसानी से नहीं देते। पढ़ा था ना अपन ने? तो क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो अपने को Br और बेंजीन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, पहली बात तो ब्रोमीन के लोन पेयर अनुनाद में जा रहे हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और ब्रोमीन से जो कार्बन बॉन्डेड है उसका संकरण sp2 है, उसकी वजह से ऋणात्मकता ज्यादा है, तो ये बॉन्ड वैसे भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अरे डन है बात, तो इसको तोड़ना इतना आसान? तो कोई बोले क्या ये अभिक्रिया, मान लो ये मैं काटता नहीं और लिख देता कि अभिक्रिया सही है, तो अपन कहेंगे अभिक्रिया सही, क्योंकि यहाँ पे कौन सी क्रियाविधि नहीं होगी? SN2 क्रियाविधि नहीं होगी। समझ आ गई बात? चले आगे। अब अगली रिएक्शन है, इसमें बताइए तुमको बना सकते हो प्रोडक्ट? अरे प्रोडक्ट बना सकते हो क्या? वही देखो अपने पास CH3 CH2 O- और Na+। कोई मेरे को इसका नाम बता सकता है जो भी अपन ने लिखा है बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे? क्या? सोडियम एथोक्साइड, बहुत बढ़िया। देखो सोडियम और ये दो कार्बन को क्या बोलते हैं? देखो पहले लिखा मैंने Na, मतलब अपना सोडियम, दो कार्बन को क्या बोलेंगे? H, तो ETH, और O के ऊपर नेगेटिव क्या बुलाएंगे? ऑक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। धन्यवाद। सोडियम इथॉक्साइड की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं CH3 CH2Br एथिल ब्रोमाइड के साथ। CH3 CH2Br प्लस डेल माइनस डेल, ये अटैक करेगा और ये Br जाएगा, जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा वैसे वैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। एक पॉइंट आएगा जब CH3 CH2O, ये CH3 CH2O इस CH2 CH3 के साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा। कौन सी ईथर? सम्मित ईथर या असम्मित ईथर? सम्मित ईथर, बहुत बढ़िया। अरे ईथर बनाना आ गया अपने को, ईथर का निर्माण हो गया, ठीक है। अरे डन बात, ठीक है। अगली रिएक्शन देखो, क्या अगली रिएक्शन बना सकते हैं? प्रोडक्ट बनाना है। देखो अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा। CS, ये O नेगेटिव, ये पूरा जो कंपाउंड है ना, ये नाभिक स्नेह की तरह बिहेव करेगा, ये अटैक करेगा CH3 CH2Br पे। चेक क्या करना है अपने को? चेक क्या करना है कि वो मेथिल एलाइड हो, या तो मेथिल एलाइड हो या 1 डिग्री एल्काइल एलाइड हो, क्योंकि वो जल्दी देंगे SN2। तो क्या ये 1 डिग्री एल्काइल एलाइड है? हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन आगे एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसने इस पे अटैक किया, Br लीव कर जाएगा और ये पूरा कंपाउंड बन गया। देखो CH3, ये पूरी चीज CH3 C CH3 CH3O, ये अपना नाभिक नहीं है, ये किसके साथ बंद बना लेगा? CH2 CH3 के साथ। अरे बन गई क्या ईथर? ईथर ही तो अपने को बनाना है, विलियम्स ईथर सिंथेसिस, है ना? ईथर बनाने की ये अपन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। डन बात। अब बताओ क्या यहाँ पे अभिक्रिया संभव होगी? देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? अब यहाँ पे संभव नहीं होने का कारण शायद सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे अपने पास कौन सा एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 क्रियाविधि से संपन्न नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करें तो देखो बॉस, देखो पहली बात तो कार्बन, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 3, और हर कार्बन से 3 3 कौन जुड़े? हाइड्रोजन। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, मतलब यहाँ पे त्रिविम प्रतिबाधा बहुत ज्यादा है, अतः यहाँ पे SN2 क्रियाविधि नहीं होगी, किसी भी तरह का ईथर का निर्माण नहीं होगा। इन दोनों रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखो, इन दोनों रिएक्शन में अंतर है, और अगर आपको ये अंतर समझ आ रहा है तो आप बहुत सही चल रहे हो, और नहीं आ रहा है तो थोड़ा आपका ट्रैक गलत है। ठीक है, जल्दी से देख लो दोनों अभिक्रियाएं, फिर अपन अगले इस पे चलते हैं। दोनों अभिक्रियाएं देख लो। चले आगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले विलियम्स और ईथर संश्लेषण की सीमाएं।
विलियमसन ईथर संश्लेषण की सीमाएं। देखो सिंपल सी बात है, क्या लिखना है? अगर कोई बोले ना कि ये अभिक्रिया, तो लिख रखी है, आप हमको ऐसे समझा दो कि विलियमसन ईथर संश्लेषण की क्या सीमाएं हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, सुनते जाना। विलियमसन ईथर संश्लेषण SN2 क्रियाविधि से संपन्न होता है। तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम क्या काम में ना ले, हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड काम में ना ले। इसका मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड विलियमसन ईथर संश्लेषण से ईथर नहीं बनाएंगे। ऐसे कैसे? जितने भी एरियल हैलाइड है वो भी विलियमसन ईथर संश्लेषण से एल्के वो ईथर नहीं बनाएंगे। धन्यवाद इतनी। तो यही अपने को लिखना है। यहाँ पे मेरे पास कौन सा एल्काइल हैलाइड था? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे SN2 क्रियाविधि नहीं हुई, कोई भी उत्पाद मतलब ईथर तो नहीं बना। क्या नहीं बना? ईथर नहीं बना। क्या फिर क्या बना? तो देखो सुनते जाना। ये CH3 CH2 को मैंने शॉर्ट में लिख दिया C2H5, C2 3 और 2 5, C2H5O माइनस। तो ये अपना सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड है अपने पास। और इसके साथ में अपन ने क्या अब देखो ये सोडियम इथोक्साइड होता क्या, सुनते जाना। अगर मैं बात करूं ये बना कैसे होगा, तो देखो NaOH, NaOH को किस में डाला मैंने? NaOH के टुकड़ों को पानी में। तो क्या बन गया NaOH का? अरे NaOH का जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? C2H5OH, जिसको कि अपन बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया मैंने करवा दी किसके साथ में? इस NaOH जलीय के साथ में, जलीय NaOH के साथ में। तो जब अपन NaOH एक्वस से रिएक्शन करवाएंगे, तुमको पता है NaOH में कितने कंपोनेंट? 2, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तुमको पता है एथेनॉल जो होता है वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता ही है। तो अपने अंदर से क्या निकालेगा? H प्लस। तो पीछे क्या बचा? O माइनस। H प्लस किसके साथ चला गया? OH माइनस के साथ में क्या बना लिया? वाटर बना लिया। और ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या बनाएंगे? C2H5O माइनस Na प्लस, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है। अरे धन्यवाद। तो इसमें अल्कोहल वाला पार्ट है या नहीं? एल्कोहल वाला पार्ट है। तो देखो होगा क्या इस वाली रिएक्शन में, अगर अपन ने क्या ले लिया, देखो ये वाली रिएक्शन लिख रखी है, C2H5OH की NaOH से करवाई, C2H5OH की NaOH से, तो बना सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड एक प्रकार का एल्कोहलिक है। यहाँ पे अल्कोहल का कंटेंट है ना। और तुमको मैंने पढ़ाया था, जब भी दो विक्रिया पर बात की थी अपन ने, जलीय KOH हो तो प्रतिस्थापन होता है और एल्कोहलिक KOH हो तो विलोपन होता है। याद आ रही है बात? अगर मेरे पास जलीय KOH या NaOH है तो क्या होगा? प्रतिस्थापन। और एल्कोहलिक NaOH या KOH हो तो क्या होगा? विलोपन। तो यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया होगी। और वही वी हाइड्रो हेलोजनीकरण पढ़ा था ना अपन ने। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण विलोपन अभिक्रिया का एक और नाम। सेजेफ नियम, जेटसेफ नियम पढ़ा था। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। हाइड्रोजन और हेलोजन को हटा देंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटेगा तो CH2 और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। इसका मतलब अगर आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया तो अभिक्रिया क्या बना देती है? एल्कीन बना देती है। क्या बना देती है? एल्कीन। सुनते जाना। देखो अपन ने ले लिया था 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, CH3C, CH3, CH3, ये अपना हेलोजन। हेलोजन कौन सा लिया वहां पे? ब्रोमीन। तो अपन भी ब्रोमो ये ले लेते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है। इसकी अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं C2H5O माइनस Na प्लस, सोडियम इथॉक्साइड के साथ में। तो क्या होगा? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। इस CH3 को ऐसे लिख सकता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड H। अब ऐसे तो अपने को पता है ब्रोमीन जाएगा और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ओवरऑल हाइड्रोजन और हेलोजन चला गया ना। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ से लीव कर जाता है। तो यहाँ पे CH2 और इस कार्बन के बीच क्या लग गया? डबल बॉन्ड। इस कार्बन से कौन कनेक्टेड है? 2 CH3। अब अपने को इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम में अपन ने पढ़ा था, अपन नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड का है पास में। तो 1 2 3। अब बताओ 2 पे कौन सा ग्रुप? 2 पे मेथिल। कितने कार्बन की चेन है? तो क्या बोलेंगे? प्रॉप। और डबल बॉन्ड कितने पे है? तो क्या बोलेंगे? 1 प्रॉप 1E, 2 मेथिल प्रॉप 1E। बात समझ आ गई क्या? ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? C2H5 NaOH की अभिक्रिया वापस से लिख दी अपन ने, C2H5O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और साथ में क्या निकला? वाटर। ठीक है। स्टार्ट करें ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो, इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। फिर अपन स्टार्ट करते हैं ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। क्लास कितनी बजे छोड़ने की बोला था? ठीक। अरे धन्यवाद इतनी। वैसे माइक में वो भी रिकॉर्ड हो गया होगा ना, कोई नहीं, चलने दो। चले आगे। अरे कोई कंफ्यूजन? कर दे इसको एंड आज। अरे चैप्टर खत्म कर ही दे आज, फिर स्टार्ट करेंगे एक प्यारा सा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। 10-15 मिनट की और बात है, सुनते जाना एक बार। चलो देखते हैं जहां तक होता है।
देखते हैं, सुनो ध्यान से। कहां तक आए अभी अपन? 7 हो गए। अरे फिर क्या है, 11 ही तो होंगे इसमें, 13 है। चलो देखते हैं। हाँ देखो, ईथर की रासायनिक अभिक्रिया है। इधर जान दो, इधर पीछे सारे बच्चे इधर देखेंगे। बहुत इजी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो अपने पास ROR ईथर होता है। इस ROR ईथर की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन HX के साथ में। किसके साथ में? HX। HX कोई अम्ल हो सकता है, HF, HCl, HBr या HI। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड, और सबके सब H+ देते हैं, और H+ देते हैं मतलब ये अम्ल है। ठीक है ना। तो HX वैसे तो जनरली HCl, HBr, HI काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जब अपन HX लेंगे तो अम्ल का काम है H+ निकालना। और ये जो ROR है, अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं अपने ईथर की। जब हम अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX से करवाते हैं तो एक बनता अपने पास एल्कोहल और एक बनता अपना एल्किल हैलाइड। दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है एल्कोहल, एक बनता है एल्किल हैलाइड। क्रियाविधि समझते हैं, क्रियाविधि से अपन सारी चीजें कर पाएंगे। क्रियाविधि ध्यान से समझना। ROR, ROR अपना ईथर, ईथर की अपन ने अभिक्रिया करवाई HX के साथ में। HX क्या देगा? H+। HX क्या देगा? H+। अब वो जो H+ देखो इधर अभिक्रिया देखो एक बार, ROR' ये अपना ईथर, इसकी अभिक्रिया अपन ने करवाई HX के साथ में। HX क्या देगा? H+। ऑक्सीजन जो है भाई तुमको इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन लोन पेयर देखिए किसके साथ बंध बनाता है? हाइड्रोजन के साथ। और तुमको पता है ऑक्सीजन जब जब 3 बंध बनाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5। अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां चले गए? H+ के साथ बंध बनाने में। 3 बंध बन रहे हैं तो ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं HX में से H+ तो निकल गया, तो पीछे क्या बचा था? X-। अब X- अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पे अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। अब SN1 SN2 की अपन बातें कर लेते हैं, सुनते जाना। SN2 जो अपन ने पढ़ा था कितने पदों में होती है? 2 पदों में। अरे SN1 कितने पदों में? SN1 SN2 कार्बोदनायन किसमें बनता है? संग्रहण अवस्था किसमें बनती है? क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा कहां क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं? SN1 में। और मेथिल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशीलता SN2 में। अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, या तो SN2 से होगा या SN1 से। वो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब SN2 करवाना और कब SN1? तो वही अपन यहाँ पे जानते हैं, सुनते जाना ध्यान से। अपने वो इस मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ पे लिखा है ROR-H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो अगर ये दोनों ग्रुप कैसे हो? छोटे आकार के। अगर दोनों आर ग्रुप कैसे हो? छोटे छोटे आकार के एल्किल समूह हो। उदाहरण के तौर पर या तो मेथिल या 1 डिग्री एल्किल समूह, समझ गए ना? या तो मेथिल या 1 डिग्री एल्किल समूह। तो तुमको पता है अगर यहाँ पे छोटे छोटे आर ग्रुप हुए या तो मेथिल या 1 डिग्री एल्किल, तो कौन सी क्रियाविधि? कौन सी क्रियाविधि? SN2। तो यहाँ पे मैकेनिज्म हो जाएगा अपना SN2 क्रियाविधि से संपन्न। अरे डन बात। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है R और R'। अगर R और R' दोनों कैसे हो गए? छोटे, मतलब सबसे छोटे क्या हो गए? मेथिल। R और R' अगर दोनों मेथिल है तो कौन सी क्रियाविधि? SN2। अगर R मेथिल और R' 1 डिग्री एल्किल तब भी कौन सा? अगर दोनों 1 डिग्री एल्किल तब भी कौन सा? SN2। ध्यान रहेगी बात। दोनों मेथिल SN2, दोनों मेथिल, एक मेथिल एक 1 डिग्री एल्किल SN2, दोनों 1 डिग्री एल्किल तब भी SN2। ठीक है, देखते जाना ध्यान से। अब यहाँ पे अपन लेके आ रहे हैं R'-H। अब देखो अगली बात, अगर R और R' मैंने कैसा ले लिया? 3 डिग्री एल्किल ग्रुप। R और R' कैसा ले लिया? 3 डिग्री एल्किल ग्रुप। देखो बता देता हूं, अगर R और R' में से कोई भी एक भी अगर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो गया ना, तो क्रियाविधि कौन सी होगी? अगर R और R' में से कोई भी, R और R' में से कोई भी अगर 3 डिग्री एल्किल समूह हो गया तो क्रियाविधि किससे होगी? SN1 से। और 3 डिग्री एल्किल का मतलब है 3 डिग्री एल्किल ग्रुप में कार्बोदनायन कौन सा बनेगा? 3 डिग्री कार्बोदनायन। और 3 डिग्री कार्बोदनायन बहुत ज्यादा क्या होता है? स्थायी होता है। तो R और R' की मैं बात करूं, अगर R 3 डिग्री एल्किल, अगर R 3 डिग्री एल्किल ग्रुप आ जाता है, R' पर कुछ भी हो, चाहे वो मेथिल हो, चाहे वो 1 डिग्री एल्किल हो, चाहे वो 2 डिग्री एल्किल हो, चाहे वो 3 डिग्री एल्किल हो, हमेशा कौन सी क्रियाविधि? SN1 क्रियाविधि। बात समझ आ गई? अगर अपने पास R 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो जाता है तो 100% है SN क्रियाविधि, SN1 क्रियाविधि। और अगर कैसा हुआ? मेथिल 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 1 डिग्री एल्किल या 1 डिग्री एल्किल, तब कौन सी क्रियाविधि? SN2 क्रियाविधि। अब अपन एग्जांपल्स करने वाले हैं और चीजें समझने वाले हैं। एग्जांपल देखो, पहले SN2 को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। SN2 लिखा है, इसका मतलब कंफर्म है दोनों आर ग्रुप कैसे होंगे? छोटे। दोनों आर ग्रुप कैसे होंगे? छोटे।
तो HX की बात करते हैं, HX क्या देगा H प्लस, HX क्या देगा H प्लस, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा H प्लस के साथ बंद बनाएगा, 2 बंद बना रहा था कोई दिक्कत नहीं, जैसे 3 बंद बनाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब X माइनस से रिएक्शन करवाएंगे, जब अपन X माइनस, अब देखो यहाँ पे अपने R और R डैश कैसा ले रखा है, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब जो एल्किल एलाइड है ये X माइनस किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जो R कैसा हो छोटा, जो R कैसा हो, देखो R और R डैश अगर दोनों अलग अलग हो तो अपन कहेंगे, और SN2 क्रियाविधि हो रही है तो मैं कहूंगा X माइनस उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, क्योंकि कार्बन की संख्या कम होगी इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या भी कम होगी, मतलब द्रव्य प्रतिबाधा कम होगी। लॉजिक समझ आ गया। तो ये देखो अगर मैं बात करूं ROH बन रहा है, ये R डैश X बन रहा है, इसका मतलब है ये R डैश में कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी, और इस ROH के अंदर कार्बन क्या होंगे, थोड़े ज्यादा होंगे। धन्यवाद इतनी। चले अगले पे, देखो अब एग्जांपल समझना जल्दी से। इधर कितने आर ग्रुप, इधर कितने आर ग्रुप, एक। तो ये देखो पॉजिटिव वाली चीज तो सबको पता है ना, अरे पॉजिटिव वाली चीज तो एक बार देख लो जरा, CH3 CH2 O CH3 कैसी इधर समेत है, समेत, देखो ध्यान देना अभी टॉपिक समझ में आ जाएगा, कौन सा इधर समेत है, समेत असमेत, ठीक है। बात करते हैं अपन इसके भी क्या कर रहे हैं HX के साथ में, HX क्या देगा H प्लस, ऑक्सीजन वाला लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया तो देखो क्या बन रहा है CH3 CH2 O CH3 और ये हाइड्रोजन हाथ बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब मैंने कहा कि HX में से H प्लस ने बॉन्ड बना लिया, अभी X माइनस क्रिया करेगा, X माइनस को मैंने कहा कि बस अब देखो यहाँ पे एक तो मैथिल और एक 1 डिग्री एल्किल है, कौन सी क्रियाविधि, कौन सी क्रियाविधि SN2। लॉजिक क्लियर हो रहा है, अरे SN2 के पीछे, SN2 लिखने के पीछे रीजन है, SN2 लिखने के पीछे रीजन है, एक अपना मैथिल और एक अपना एथिल है, एक अपना मैथिल एक अपना एथिल। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे X माइनस की जब अपन रिएक्शन करेंगे तो X माइनस का अटैक करेगा छोटे एल्किल ग्रुप पे, कहां पे अटैक करेगा, छोटे एल्किल ग्रुप पे। अब तुमको पता है कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 तो बना नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन गया ये CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, और CH3 ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, X के साथ, जो कि आपको होता हुआ नजर आ रहा है। और CH3 CH2OH को क्या बोलते हैं, एथेनॉल, क्या बोलते हैं, एथेनॉल। धन्यवाद। कोई कंफ्यूजन, लॉजिक समझ आया। अब एग्जांपल से देखो, अगर कोई जैसे अगर आपको एक एग्जांपल समझ आ गया ना तो अगला एग्जांपल करने में मजा आएगा, सुनते जाना। SN1 करते हैं जल्दी से, वही ROR के बिगड़े HX के साथ में, अरे बार बार एक ही चीज रिपीट होगी अब, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर किसी को एग्जांपल समझ नहीं आया हो तो आप अगले एग्जांपल पे आ सकते हो, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, ध्यान देना इधर, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपन। ROR के बिगड़े किसके साथ करवा रहा हूँ, HX के साथ में। HX क्या देगा, HX क्या देगा H प्लस, ऑक्सीजन अपने लोन पर देगा H प्लस बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बना रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव। अब देखो ऐसा ईथर जिसमें कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेट ईथर, क्या बोलेंगे, अरे H प्लस जुड़ गया ना ईथर में, ईथर में कौन जुड़ गया,